तो ईरान से डील के माध्यम से अमेरिका ने कुछ हद तक अपनी इज्जत को बचाने का प्रयास किया है, लेकिन इजराइल को तो बहुत भारी नुकसान हुआ है। अब ये नुकसान कैसे हुआ है, चलिए वो आपको बताते हैं। अमेरिका ने इजराइल को डील पर बातचीत से दूर रखा और इजराइल की शर्तों को डील में शामिल किया ही नहीं। ईरान की लंबी दूरी के मिसाइल प्रोग्राम को डील में कोई जगह नहीं दी गई है और यही प्राथमिकता इजराइल चाहता था। वहीं प्रॉक्सी संगठनों को सपोर्ट खत्म करने का मुद्दा भी डील से बाहर किया गया है। यह इजराइल का मुद्दा था क्योंकि लेबनान में युद्ध विराम का मुद्दा डील का अहम केंद्र बिंदु बना दिया गया है। डील के तहत इजराइल के लेबनान पर हमले पर रोक रहेगी। इजराइल को हिजबुल्लाह के हमलों से सुरक्षा की गारंटी नहीं मिली, लेकिन समझौते के तहत लेबनान से वापस आ जाएंगे इजरायली डिफेंस फोर्स के जवान, ये तक कह दिया गया। अमेरिका ये कह रहा है कि वो लेबनान से इजरायली डिफेंस फोर्स के जवानों को वापस लाने में ईरान की मदद करेगा, हिजबुल्लाह की मदद करेगा। अब मिडिल ईस्ट में इजराइल खुद को हमेशा से ही सबसे ताकतवर बनाने में लगा रहता है और उसकी इस बादशाहत को ईरान से हमेशा ही चुनौती भी मिलती रही है। अब इजराइल के सबसे प्रमुख सहयोगी अमेरिका ने भी ईरान के आगे घुटने टेक दिए हैं, जिससे इजराइल को बहुत बड़ा झटका लगना माना जा रहा है। अमेरिका का यह कदम इजराइल के ग्रेटर इजराइल की ओर बढ़ते कदम के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि संभव है कि इसके बाद अब इजराइल पर भी युद्ध रोकने पर दबाव बनाया जाए और उसे लेबनान पर हमले अपने रोकने पड़े। अब आपको बताती हूं कि क्या है इजराइल का ग्रेटर इजराइल वाला ये पूरा प्लान। तो सबसे पहले ये जानिए कि साल 2024 का वक्त था जब एक इजरायली जवान को ग्रेटर इजराइल का बैज पहने हुए नोटिस किया गया और उसके बाद से ग्रेटर इजराइल की परिकल्पना सिर उठाने लगी थी। आप देखेंगे ये इजराइल है। वेस्ट बैंक पर इजराइल पहले ही अपना दावा करते रहा है, लेकिन इससे आगे लेबनान तक अगर आप जाएंगे तो ये इसमें आपको इजिप्ट का कुछ हिस्सा नजर आ जाएगा, जॉर्डन का कुछ हिस्सा नजर आ जाएगा, लेबनान का कुछ हिस्सा नजर आ जाएगा, फिलिस्तीन का कुछ हिस्सा नजर आ जाएगा। तो तैयारी ये है कि इजराइल को बस इस मैप तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि इसको बाकी जगह भी फैलाना है। ग्रेटर इजराइल इजिप्ट में नील नदी से लेकर के इराक में फरात नदी तक फैलेगा, ये इजराइल चाहता है। ग्रेटर इजराइल में पूरा फिलिस्तीन, जॉर्डन, लेबनान शामिल होगा, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। लेबनान से लेकर के सऊदी अरब का हिस्सा तक इसमें आएगा। इसके अलावा इजिप्ट का हिस्सा भी इसमें आएगा। आगे इजराइल का फिलहाल क्षेत्रफल 20,770 वर्ग किलोमीटर है, जबकि ग्रेटर इजराइल का क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक का हो सकता है। आप इसे 2 गुना नहीं 5 गुना कहिए, और 5 गुना से भी कहीं ज्यादा से 20,000 वाला ग्रेटर इजराइल बनाने का सपना जो देखा जा रहा है वो 5 लाख वर्ग किलोमीटर में देखा जा रहा है। आप संख्या का बस गुणा करते रह जाएंगे। इजराइल ने फिलिस्तीन के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया और इसके अलावा सीरिया की गोलान हाइट्स पर भी वो अपना दावा करता है। एक अनुमान ये भी कहता है कि ग्रेटर इजराइल में लेबनान का करीब 10,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आ जाएगा और जॉर्डन का 89,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र। फिलिस्तीन का क्षेत्र भी इसमें आएगा जो कि 6,000 वर्ग किलोमीटर का होगा। इसके अलावा सीरिया का लगभग 1,20,000 से 1,40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इसमें आ जाएगा। इराक भी इससे अछूता नहीं रहेगा। इराक का 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, इजिप्ट का 60 से 80,000 वर्ग किलोमीटर इलाका और सऊदी का 1 से 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर का इलाका ग्रेटर इजराइल के सपने में लग जाएगा। तो ये तैयारियां उनकी तरफ से दरअसल हो रही हैं कि ग्रेटर इजराइल बनाया जाए। और इस पूरे युद्ध के दौरान हमने आपको कई बार दिखाया था कि किस तरीके से लितानी नदी के पास तक इजराइल ने अपने झंडे लगा दिए, अपनी पोस्ट बना ली थी और इसके साथ ये कह दिया था कि यहां पर अब हमारा अधिकार है। वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट के पास धमाकों की जानकारी मिल रही है। खबर यह भी है कि IRGC की ओर से जहाज पर चेतावनी भी दी गई। फायरिंग की खबरें भी सामने आई हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने के दौरान फायरिंग की खबर मिली है। ट्रंप ने जल्दी हॉर्मुज स्ट्रेट खुल जाने का दावा यहां तक ही कर दिया है। तो IRGC की ओर से जहाज पर चेतावनी मिली है। हॉर्मुज स्ट्रेट से जो भी जहाज गुजर रहे हैं उससे पहले ही चेतावनी जारी कर दी गई थी। हालांकि इन सब के बीच में ये कहा जा रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को जल्द से जल्द खोल दिया जाएगा। और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ट्रंप के हॉर्मुज खुलने के ऐलान के बावजूद असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हॉर्मुज के पास करीब 220 टैंकर फंसे हुए हैं। लगभग 500 अन्य जहाज भी हॉर्मुज के करीब फंसे हैं। ईरानी सी माइंस, ड्रोन और मिसाइल अटैक की आशंका लगातार बढ़ते जा रही है। इसी वजह से ये वहां पर फंसे हुए हैं। ट्रंप के हॉर्मुज खुलने के ऐलान, ट्रंप कह रहे हैं कि हॉर्मुज खुल गया है।
टोल टैक्स कुछ नहीं लगने वाला है, लेकिन सच्चाई यह है कि हॉर्मुज के पास अभी भी 220 टैंकर फंसे हुए हैं और इसमें भी लगभग 500 अन्य जहाज हैं जो कि हॉर्मुज में एक लंबे वक्त से फंसे हैं। इसके पीछे की वजह ईरान की तरफ से बिछाई गई सीमाएं, ड्रोन और मिसाइल अटैक की आशंका। डिजिटली भले ही हस्ताक्षर हो गए हैं, लेकिन सच ये है कि जब तक जिनेवा में ये डील साइन नहीं हो जाती है तब तक ये कह पाना लगभग नामुमकिन है कि क्या ये युद्ध समाप्त हो गया है, क्योंकि अमेरिका है, ये कभी भी पलट सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच में समझौता होने से दुनिया ने राहत की सांस ली, क्योंकि अब उम्मीद जताई जा रही है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुल जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या हॉर्मुज अब पहले ही जैसा खुला हुआ करता था वैसा खुला रहेगा, या अब ये सिर्फ टैक्स चुकाने वालों ईरान के सहयोगी देशों के लिए ही सामान्य रास्ता बन जाएगा और बाकी देशों को यहां से गुजरने के लिए टोल टैक्स अदा करना होगा। मिडिल ईस्ट में जंग से पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर शिकंजा कस सकता है ताकि दुनिया भर में तेल और गैस के लिए हाहाकार मच जाए, और हुआ भी वैसा ही। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में सी माइंस बिछा, साथ ही जहाजों को अपनी पसंद के रास्ते से गुजरने पर मजबूर कर दिया। जंग के दौरान ईरान को आय का एक सदाबहार साधन मिल गया। हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से ईरान ने टोल टैक्स लेना शुरू किया और इसके लिए बाकायदा एक अलग संस्था तक बना डाली जो IRGC के साथ मिलकर हॉर्मुज का मैनेजमेंट देख रही है। ईरान ने ओमान के साथ मिलकर हॉर्मुज का प्रबंधन देखना शुरू किया। हालांकि अमेरिका समेत दुनिया के कई देश टोल टैक्स के विरोध में आ गए, तो ईरान ने हॉर्मुज के प्रबंधन, जहाजों को सुरक्षा देने और पर्यावरण संरक्षण के लिए फीस वसूलने की बात की। अब अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट हमेशा के लिए टोल फ्री रहेगा और सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म होगा, लेकिन ईरान अभी भी जहाजों से टोल टैक्स की जगह फीस वसूलने पर तुला हुआ है। माना जा रहा है कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट में तुर्की के बोस्फोरस स्ट्रेट में लागू शुल्क व्यवस्था जैसा प्रबंधन लागू कर सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि यदि ईरान इस मॉडल को अपनाता है तो 80,000 से 1 लाख नेट टनेज क्षमता वाले 35 से 40,000 जहाजों के सालाना ट्रैफिक के आधार पर केवल सर्विस चार्ज से ही 16 से 20 अरब डॉलर सालाना की आय हो सकती है। इसके अलावा ईरान यदि समुद्री बीमा सेवाओं में भी प्रमुख भूमिका हासिल करता है तो उसकी अतिरिक्त कमाई अरबों डॉलर और बढ़ सकती है। बताया जा रहा है कि बोस्फोरस स्ट्रेट से जहाजों के गुजरने के लिए तुर्की फीस चार्ज करता है। ये फीस नेट टनेज के आधार पर चार्ज की जाती है, जो करीब $6 प्रति नेट टनेज हो सकती है। रिपोर्ट्स कहती है कि बोस्फोरस स्ट्रेट से वसूली गई फीस से तुर्की को सालाना $220 मिलियन की कमाई होती है। ईरान अपनी कमाई के इस स्थायी साधन को छोड़ने के मूड में नहीं है। उधर ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि समझौते के बाद हॉर्मुज खुल जाएगा, लेकिन यह भी सच है कि अमेरिका अब तक चाह कर भी हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुलवा पाया। उसने ईरानी बंदरगाहों के खिलाफ नाकेबंदी की, लेकिन तेल की कीमतें बढ़ी तो ईरान को होने वाली आय भी बढ़ गई। अब तक के हालात से ये साफ हो चुका है कि हॉर्मुज पर सिर्फ और सिर्फ ईरान का ही नियंत्रण है, क्योंकि अगर अमेरिका यहाँ से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षा देना चाहे तो उसे हर जहाज को हर गोली, हर रॉकेट और हर तरह के हथियार से हर कदम सुरक्षा देनी, जबकि ईरान को दहशत फैलाने के लिए केवल एक जहाज पर छोटा सा हमला करना होगा। साफ है कि अमेरिका के लिए ये चुनौती बहुत बड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बात करते हैं यूरोप में धधक रही जंग की आग की। यूक्रेन ने एक बार फिर से रूस पर बड़ा हमला कर दिया है, जो कि रूस की राजधानी मॉस्को पर किया गया है। मॉस्को की रिफाइनरी पर यूक्रेन ने अटैक कर दिया है। रिफाइनरी से धुएं का गुबार उठता हुआ देखा गया है। राजधानी मॉस्को पर यूक्रेन की तरफ से एक बार फिर से ये बड़ा हमला किया गया है और अब तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं जिस रिफाइनरी को आग के हवाले कर दिया गया है। यूक्रेन की तरफ से ये बड़ा हमला किया गया था, जिसमें ये रिफाइनरी पूरी तरीके से जलकर के खाक हो गई है। आग की लपटें और धुएं का गुबार बस शेष रह गया है और ये तस्वीरें बार बार इसी तरीके से सामने आती है। कभी यूक्रेन मॉस्को में हमला करता है, कभी मॉस्को कीव में हमला करता है। इस बार मॉस्को का एक बार फिर से शिकार बनाया गया है रिफाइनरी पर हमला करके, जिसकी वजह से ये धुएं का गुबार और आग की लपटें यहाँ पर उठती हुई नजर आ रही हैं।
4 साल के बाद भी ये युद्ध उसी आग में है जैसा शुरुआत में था। ये युद्ध कब समाप्त होगा, दुनिया ये सोच रही है, क्योंकि ये युद्ध सिर्फ और सिर्फ लंबा खिंचते जा रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अब तक इस युद्ध में सबसे ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। बावजूद इसके न यूक्रेन झुकने के लिए तैयार है और न ही रूस रुकने के लिए तैयार है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जैसे ईरान और अमेरिका के बीच में हस्ताक्षर हो जाएंगे, वैसे ही रूस और यूक्रेन के बीच में भी जंग खत्म करवाने की मुहिम तेज हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में बहुत लंबे दौर तक बातचीत चलती रही है। फोन पर पिछले दिनों भी बातचीत हुई है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि किसी तरीके से इस युद्ध को भी रोका जाए। और G7 समिट में भी ईरान अमेरिका युद्ध और रूस यूक्रेन युद्ध, दोनों ही युद्ध को लेकर के चर्चा होने वाली है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।